हेलो स्टूडेंट्स, सोशल विद सविता चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 सोशल साइंस, जिसका हमने पार्ट 1 कराया था, सैम्पल पेपर 1 कराया था सॉल्यूशन। आज हम लेकर आए हैं सैम्पल पेपर 2, ये भी सॉल्यूशन है। इस सीरीज में हमने आपको बताया था कि 5 सैम्पल पेपर आएंगे, जिसमें से 3 आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, 2 आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसी सीरीज में हम आज सेकंड सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपको क्वेश्चन नंबर 1। उरुस के संदर्भ में कुलक क्या था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका संपन्न किसान। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रूस का गुप्तचर पुलिस को इंगित करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, चेका। इनमें से किस प्रकार की महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कानून बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्रांतिकारी सरकार। क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मन संसद का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा राइक्सटॉग। अब बस्तर कहाँ अवस्थित है? तो आप सभी को पता ही है, ये इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन ए। धंगर किस राज्य का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है? तो यह है महाराष्ट्र का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देहरादून। और इसी में ऑप्शन दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर के चरवाहा समुदाय हैं? तो इसका आंसर होगा सी, गुज्जर बकरवाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत निम्न में से किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। और क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सी विशेषता नदी के निचले मार्ग से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए, डेल्टा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। याक और भराल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लद्दाख में, ठंडे इलाकों के ये जानवर हैं। विश्व क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.4%, ऑप्शन ए। रक्तचाप के उपचार में कौन सी, बीपी जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए कौन से वृक्ष उपयोगी है? तो ये है आपका आंसर डी, सर्पगंधा। और इसी का दूसरा ऑप्शन है आपका, भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात का गिर वन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए प्रश्न को 2 प्रकृतन दिए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें 2 ऑप्शन दिए हो, मतलब 2 आपको दिए गए, संकल्पना और कारण। इसको पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि इसमें कौन सा कारण सही बोला है और उसका मतलब संकल्पना कौन सा सही है, और उसको मैच करते हुए आपको ऑप्शन चूज करना होता है। या फिर इसमें ऑप्शन होता है कि एक कारण सही है दूसरा गलत होता है, या दोनों सही होते हैं, या फिर दोनों ही गलत होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आएगा। तो आप इसको जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी सेम यही ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इसको आप रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 भी सेम इसी तरह का है। आपको एक बार संकल्पना पढ़ना होगा, उसके बाद उसका कारण पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना होगा कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य का नाम बताइए। तो ये आपको सभी को पता है, केरल। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गुआंतानामो के बे के कैदियों के संबंध में कौन सा प्रासंगिक नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, मजिस्ट्रेट के समक्ष सही ढंग से सुनवाई नहीं हुई। इसी में दूसरा ऑप्शन आपको क्वेश्चन का है, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता को सम्मिलित नहीं किया गया? आंसर हो जाएगा राष्ट्र के विरुद्ध लोगों को भड़काने की स्वतंत्रता। अब आया था क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है? भूमि, श्रम, पूंजी, क्रय शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रय शक्ति, डी। इनमें से कौन सा मध्य स्थायी पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कच्चा माल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा। इनमें से कौन सी क्रिया तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, विनिर्माण।
अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, केरल में गरीबी नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, मानव संसाधन में निवेश। अब इसके अंदर ऑप्शन आपका आता है खंड खा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। लेनिन की अप्रैल थीसिस का वर्णन कीजिए। तो ये इसका आंसर है। हम देख पा रहे हैं बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको लिखना होगा तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 22, नेपोलियन फ्रांस में सुधार के लिए जाना जाता है। उपरोक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें आपको दो कथन दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, इसमें आपको दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा, रोबोस्पियर के द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों के बावजूद उसके शासनकाल को आतंक राज क्यों कहा जाता है? तो ये है इसका आंसर। इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तो अभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो ये है इसका आंसर। या फिर इसमें दूसरा ऑप्शन आ सकता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? दो उदाहरणों के साथ वर्णन कीजिए। तो ये है इसका आंसर। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों से किस प्रकार भिन्न हैं? 3 प्रकार के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसका आंसर अब देखिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, और ये आपका हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिकों द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने हेतु राष्ट्र आवश्यक किन 3 गुणों का सूचीबद्ध वर्णन कीजिए। तो ये देखिए आपका आंसर पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया छोटा, उसके बाद फिर 1 नंबर 2 नंबर डालकर ऐसे आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे पॉइंट में लिखने की वजह से। और इसी में दूसरा ऑप्शन है आपका, गैर लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोगों के लिए किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें लिखा है, लोग अपने नेता का चुनाव नहीं कर सकते, न ही उन्हें बदल सकते। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में विचारों के व्यक्ति राजनीतिक संगठन का निर्माण तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। हाँ, जब आप उसके वोटर नहीं, उस देश के नागरिक नहीं, तो आप किसी भी चीज़ में भाग नहीं ले सकते, आपको कोई चीज़ का अधिकार नहीं मिल सकता। इसमें सरकार की आलोचना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, इसलिए एक नागरिक को बहुत सारे अधिकार मिलते हैं देश में। अब चलता क्वेश्चन नंबर 26, चुनाव में मतदाता किस तरह के निर्णय लेते हैं? वर्णन कीजिए। तो ये है आपका इसका आंसर। 3 पॉइंट में, वे अपने कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उनके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, छोटे किसानों को पूंजी क्यों उधार लेनी पड़ती है? 3 कारण बताइए। छोटे किसानों को क्यों उधार लेनी पड़ती है? तो इसका अब देखिए इसमें लिखा है 3 कारण बताओ, 3 पॉइंट तो बनते हैं। तो पहला देखिए पॉइंट है इसमें, आधुनिक कृषि विधियों के प्रयोग होती बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। आधुनिक कृषि मतलब आज जो नए तरह कृषि हो रही है, उसमें आपके औजार, खाद, अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करना होता है, जो कि छोटे किसानों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो उसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए किसानों को पहले के मुकाबले अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी हेतु ऋण लेना पड़ता है। ऋण मतलब होता है कर्ज लेना, लोन लेना। क्योंकि वे बड़े किसानों, साहूकारों अथवा व्यापारियों से ऋण लेते हैं, उन्हें ब्याज की ऊंची दरें चुकानी पड़ती है। इससे वे और भी अभावग्रस्त हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा रेट पे अगर आप किसी से लोन लेंगे, आज जितना आपने लिया उससे ज़्यादा आपको देना पड़े, तो आपके लिए तो ये बहुत वो हो जाती है सिचुएशन कि उसमें हम कितना कमाएंगे और कितना हम फिर वापस कर पाएंगे। वे हमेशा ऋण के जाल में फंसे रहते हैं, लोन के जाल में फंसे रहते हैं। बैंकों में ये सिस्टम नहीं है। बैंकों में तो आपको ठीक ठाक लोन मिलता है, जिससे आप आराम से अगर अच्छे से खेती करें तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पहले के किसान साहूकार जो होते थे, आज भी होते हैं कुछ कुछ, जो मतलब इसको
सरकार की तरफ से प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, लेकिन अभी भी लोगों का मतलब चलता रहता है इसमें। उसमें मन मुताबिक रेट लगाते हैं कि आपको हम इतने % या इतने दर पर हम आपको लोन देंगे या ऋण देंगे, जो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है चुका पाना, छोटे किसानों को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किसी राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? तो ये है उसका आंसर, आप देख पा रहे हैं। और इसी में हम दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं आपको। स्पष्ट कीजिए खाद्य असुरक्षा किस प्रकार से महिलाओं को प्रभावित करता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आप आंसर इसका नहीं पढ़ रहा हूँ। आप इस आंसर को देखते जाइए, उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में भी इसको इसी से करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किसी का विस्तार प्रगति की निशानी है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि तर्कों द्वारा कीजिए। तो ये देखिए पॉइंट में आंसर लिखा हुआ है, इसी तरह से आप आंसर लिखेंगे तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं अथवा में जो एक और क्वेश्चन पूछा गया, चरवाहों का हाल तक इतिहास की पुस्तकों से बाहर क्यों रखा जाता है? उन्हें किस प्रकार अर्थव्यवस्था एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो ये इसका आंसर। दूसरे पॉइंट पे तीसरे। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां कौन सी हैं? हिमालय की समांतर श्रेणियां का नाम हिमालय की दक्षिणतम श्रृंखला का नाम बताएं। इस श्रृंखला में कोई 5 विशेषताएं बताएं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह से आप कर पाएंगे। या इसमें दूसरा ऑप्शन है, भारत के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के हिमालय किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो ये है इसका आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको अच्छे से नोट्स बना सकते हैं या कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेल्सन मंडेला के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो ये इसका आंसर देखिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन में जो है संविधान क्या है, किसी देश के संविधान की भूमिका का उल्लेख करें। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लोकतंत्र के निर्णय लेने में की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये है इसका आंसर पॉइंट्स में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मानव पूंजी निर्माण को परिभाषित कीजिए। मानव पूंजी में निवेश के किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कीजिए, व्याख्या कीजिए। इसी में दूसरा ऑप्शन आपका है, मानव पूंजी के निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो ये है इसका आंसर 5 पॉइंट में, ये छठा पॉइंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए, उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें अनुच्छेद को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अनुसार आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आप इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर दीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें भी सेम अनुच्छेद ही दिया हुआ है आपको, तो अनुच्छेद को बड़े ध्यान से पढ़िए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पेन या पेंसिल अगर आपके पास है तो उसको अंडरलाइन कीजिए, ताकि जब दोबारा आप इसको एक बार दोबारा रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पॉइंट अंडरलाइन करने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो एकदम से फिर से दोबारा पढ़ने के बजाय उस पॉइंट को देखते हैं और हमें उसका आंसर आसानी से मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें भी सेम अनुच्छेद आपको दिया गया है, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आपको फिर इसका आंसर करना होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का 1। ये हाँ, ये अनुच्छेद का क्वेश्चन है, उसी का आंसर दिया हुआ है। अब 37 में आते हैं मानचित्र पे। दिए गए रेखा मानचित्र पर द्वारा का लक्षण दर्शाएं। तो ये है इसका मैप वर्क।